वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेंस्ट्रुएशन टॉपिक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव या मासिक धर्म। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका फुल कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। तो प्रत्येक महिला में जो है प्रजनन काल 13 से 45 वर्ष के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर, कितने दिनों के अंतराल पर? 26 से 30 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का योनि मार्ग से होते हुए रक्तस्राव होना ऋतुस्राव कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऋतुस्राव की प्रत्येक महिला में, हर एक महिला में प्रजनन काल की अवधि कितनी होती है? तो 13 से 45 वर्ष होती है। ठीक है, उसके दौरान क्या होता है कि 26 से 30 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय यूटेरस से जो है श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से जो है सना हुआ रक्त का योनि मार्ग से बाहर जो स्राव होता है उसी को बोलते हैं ऋतुस्राव। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन को और किस नाम से जानते हैं? तो रजोधर्म या मासिक धर्म। ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है रजोधर्म या मासिक धर्म की? तो रजोधर्म या मासिक धर्म की अवधि जो होती है 3 से 5 दिन तक होती है। मेंस्ट्रुएशन कब तक, कितने दिन की होती है? तो 3 से 5 दिनों की होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक महिला के जीवन में होने वाला प्रथम ऋतुस्राव रजोदर्शन यानी कि मीनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? मीनार्की कहलाता है। एक महिला के जीवन काल में प्रथम बार जो ऋतुस्राव होगा यानी कि पीरियड्स होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, उसको क्या कहेंगे? रजोदर्शन, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीनार्की। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक महिला के जीवन में प्रथम बार होने वाला ऋतुस्राव क्या कहलाता है? तो मीनार्की कहलाता है, और हिंदी में रजोदर्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 45 से 50 उम्र के मध्य ऋतुस्राव स्वयं ही बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीनोपॉज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीनोपॉज। 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो है ऋतुस्राव यानी कि मासिक धर्म स्वतः अपने आप बंद हो जाता है, उसको कहते हैं मीनोपॉज। एक महिला के मासिक धर्म प्रारंभ होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने की मध्य अवधि को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? तो उसका डेफिनेशन लिखना है कि एक महिला में जो मासिक धर्म होती है, एक महिला में मासिक धर्म का जो प्रारंभ होने से लेकर के दूसरे मासिक धर्म के प्रारंभ होने के मध्य की जो अवधि होती है, मध्य के जो एक पीरियड होती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र। ठीक है, समझ में आ गया। एक सामान्य मादा में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अवधि कितने दिनों की होती है? तो एक सामान्य मादा में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अवधि जो है 26 से 30 दिन के मध्य होती है, इसके बीच होती है। यानी कि 26 दिन भी हो सकता है, 27 दिन भी हो सकता है, 28 दिन भी हो सकता है, 29 दिन भी हो सकता है, यानी कि 26 से 30 दिन के बीच की होती है। इस प्रक्रिया में जो है अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित 2 हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो दोनों हार्मोन कौन कौन सी होती है? तो वो दोनों हार्मोन होती है FSH और LH। FSH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं FSH। तो FSH क्या होता है? तो यह अंडाशय में ओवेरियन फॉलिकल्स, यह अंडाशय में जो होता है ओवेरियन फॉलिकल्स के परिपक्वन यानी कि मैच्योरेशन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के स्रवण में सहायक होता है। FSH का समझ गए आप लोग क्या काम है? कि यह अंडाशय में जो ओवेरियन होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन स्राव होता है उसमें सहायक होता है। अब है LH। LH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
LH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का कार्य होता है कि ये हार्मोन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को तेज करता है तथा कार्पस ल्यूटियम के विकास में सहायक होता है। क्या क्या काम है LH का? कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है और कार्पस ल्यूटियम जो होता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मासिक चक्र की अब अवस्थाएं हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे अब? मासिक चक्र की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। क्या देखेंगे? स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेजेज होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। तो पहला क्या होता है? पहला होता है प्रोलिफेरेटिव अवस्था। पहला स्टेजेज मेंस्ट्रुएशन का क्या है? प्रोलिफेरेटिव अवस्था। आप लोग प्रोलिफेरेटिव लिखिए और कमेंट में भी लिखते जाइए, सुनते जाइए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार में फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और दूसरी बार बस आप रिवीजन करो, एग्ज़ाम में लिख करके आ जाओ। ऐसे पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। कॉपी पेन ले करके सारे लोग बैठिए पढ़ने के लिए। तो प्रोलिफेरेटिव अवस्था में क्या होता है कि यह अवस्था मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होगा कि प्रोलिफेरेटिव स्टेजेज जो है स्टार्ट हो जाती है। यह ओव्यूलेशन के साथ समाप्त हो जाती है। इसकी अवधि प्रोलिफेरेटिव स्टेजेज की अवधि कितने दिन की होती है? तो 9 से 10 दिन की होती है, ठीक है। इस अवस्था के दौरान जो है अग्रपीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं FSH के द्वारा जो स्रावित पुटिका उद्दीपक हार्मोन के प्रभाव से ओवेरियन पुटिकाओं का मैच्योरेशन हो जाता है तथा इनसे जो होता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रवण प्रारंभ हो जाता है। 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग यानी कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होने के साथ ही ये जो है प्रोलिफेरेटिव स्टेजेज जो है ख़त्म हो जाता है। प्रोलिफेरेटिव स्टेजेज कब स्टार्ट होता है? तो मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होता है उस अवस्था में ख़त्म हो जाता है प्रोलिफेरेटिव स्टेजेज। अब दूसरा हम लोग आते हैं सेक्रेटरी फेजेज। सेकेंड मेंस्ट्रुएशन का स्टेजेज कौन सा है? सेक्रेटरी फेज, स्रावी अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के तुरंत पश्चात ये प्रारंभ होता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा तथा अगले मासिक धर्म के लगभग 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा उसके 2 दिन पहले ही सेक्रेटरी फेज खत्म हो जाएगा। सेक्रेटरी फेज की ये पीरियड यानी कि अवधि कितनी होती है? तो सेक्रेटरी फेज की अवधि जो है लगभग 12 दिन की होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अंडोत्सर्ग के बाद ओवेरियन फॉलिकल्स को अस्ताड़ित करने वाली जो कोशिकाएं होती है अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LH के प्रभाव से जो है कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तथा कम मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है, जिससे क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है। जब एंडोमेट्रियम का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि यदि अंडे का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मासिक चक्र जो है जारी रहता है। वही अगर अंडे का निषेचन हो गया तो एंडोमेट्रियम इंटैक्ट यानी कि सुरक्षित रहता है तथा ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो MC जारी रहेगा, ठीक है। सॉरी, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो MC जो है जारी रहता है। यदि अंडे का निषेचन हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम इंटैक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका मेंस्ट्रुएशन जो है बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल अवस्था।
प्री मेंस्ट्रुअल अवस्था में क्या होता है कि यह अवस्था ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र के 27वें या 28वें दिन पाई जाती है। प्री मेंस्ट्रुअल यानी कि मेंस्ट्रुएशन से पहले। तो मेंस्ट्रुएशन से यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यह अवस्था मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र के 27वें 28वें दिन पाई जाती है। अंडे के निषेचित यानी कि अंडे के फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इस दौरान कार्पस ल्यूटियम जो है नष्ट होने लगता है, और वही कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है तो इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का जो है सिक्रेशन रुक जाता है। तो वही होता है प्रीमेंस्ट्रुअल फेजेज में। अब हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेजेज में क्या होता है, ऋतुस्रावी अवस्था में क्या होता है। तो ऋतुस्रावी अवस्था में जो है इस अवस्था के दौरान वेजाइना से ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या होता है कि वेजाइना से ब्लीडिंग होता है, और इसकी अवधि यानी कि इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलते रहता है, वेजाइना से ब्लीडिंग होते रहता है। और जैसे मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान स्वतंत्र हुए अंडे का निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम का क्षति होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मासिक चक्र MC खत्म हुआ, उसके 14वें दिन अगर ओव्यूलेशन स्वतंत्र है यानी कि अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा कि वह क्षति होना नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा तथा रक्त में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हार्मोनल सपोर्ट कम हो जाने के कारण एंडोमेट्रियम का जो है झड़ना प्रारंभ हो जाता है। जब एंडोमेट्रियम झड़ना प्रारंभ हो जाएगा तो यह एंडोमेट्रियम टूट टूट कर ब्लड एवं अनिषेचित अनमैच्योर्ड अंडे के साथ योनि से बाहर होते हुए बाहर निकल जाता है। वही जो बाहर निकलता है ना वही ऋतुस्राव कहलाता है, वही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लोग वीडियो को अगर 2 बार 1 से 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो फिर भविष्य में आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ने की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब दिया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र की क्रियाविधि। मासिक चक्र की क्रियाविधि में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद अग्र पीयूष ग्रंथि जो है उद्दीप्त होता है और 2 हार्मोन बनाता है। यहाँ पे एरो का निशान आएगा ऐसे उद्दीप्त। पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, उसके बाद अग्र पीयूष ग्रंथि उद्दीप्त होगा और उससे 2 हार्मोन बनाती है। पहला हार्मोन कौन सा बनाएगा? FSH हार्मोन बनाएगा। यह अंडाशय यानी कि ओवरी पर काम करता है तथा पुटिकाओं का मैच्योरेशन करता है। उसके बाद क्या करेगा कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बनाएगा। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन में क्या होता है कि यह पुटिकीय स्तर पर काम करता है और ओव्यूलेशन कराता है। जब अंडोत्सर्ग के बाद पुटिकीय स्तर जो है कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा उसके बाद पुटिकीय स्तर जो है कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। जब उस कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या होता है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कार्पस ल्यूटियम का आखिर कार्य क्या होता है। तो कार्पस ल्यूटियम का कार्य यह होता है कि यह मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन तथा कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रवण यानी कि सेक्रेशन करती है, जो गर्भावस्था प्रेगनेंसी को बनाए रखने में सहायक होता है। अब यहाँ पे आगे का जो 2 रास्ता आता है उसमें ओवम निषेचित हो जाता है, उसमें ओवम जो है निषेचित फर्टिलाइज्ड हो जाता है। तो गर्भावस्था मासिक चक्र की अनुपस्थिति यानी कि अगर ओवम निषेचित अंडा जो है फर्टिलाइज्ड हो गया तो MC जो है रुक जाएगी, MC स्टॉप हो जाएगी। वही अगर ओवम निषेचित नहीं होता है यानी कि फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम का डेंजरेशन नष्ट होना, एंडोमेट्रियम की क्षति होती है और मासिक चक्र जो है शुरू हो जाती है। तो आप लोग को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर
ओवम निषेचित हो जाता है तो गर्भावस्था यानी कि मासिक चक्र के अनुपस्थिति होगी, और ओवम निषेचित नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगा और एंडोमेट्रियम की क्षति होगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लाएं, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं और पूरा एएनएम सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसमें यही है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए और मुझे बताते रहिए कि अच्छा लगा, यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, वहाँ पे ये समझ में आया। बताने से क्या होगा ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी अच्छा से अच्छा वर्क करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।